ये ना समझे क्या? बाहर आई तो तुम लोग गोली मार दोगे। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम। मैं हूं अल्पना सुहासिनी और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं लेकर के कार्यक्रम लेट्स टॉक। जी हाँ, लेट्स टॉक यानी आओ बातचीत करें। और हम बातचीत करते हैं हर बार सिनेमा के कुछ पुरेधाओं से, कुछ ऐसी शख्सियतों से, कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने संघर्ष के बूते आज ऐसा मकाम बनाया है कि हम सभी के लिए वो प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं। जी हाँ, और इसी कड़ी में आज हम एक बाकमाल शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। एक लाजवाब शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार, कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है, तो थोड़ा-सा सब्र रखिए दोस्तों, फल बहुत मीठा होने वाला है। आपको यकीनन आज के लेट्स टॉक का इतना आनंद आने वाला है, बहुत कुछ सीखने और जानने और समझने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये चौथा साल है दोस्तों। और चौथे वर्ष में पिछले 3 सालों की भांति बहुत सारा कमाल होगा, बहुत सारा धमाल होगा। जी हाँ, मुंबई में इस बार ये फेस्टिवल आयोजित होगा और इस बार भी दिखाई जाएंगी बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारे डिस्कशन होंगे और बहुत कुछ सीखने, जानने और समझने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे हिस्सा हों इस फ़िल्म का, हम कैसे जुड़ें, इस फ़िल्म फेस्टिवल से हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस फ़िल्म फेस्टिवल का हिस्सा होने के लिए अगर आप फ़िल्म जगत से किसी भी तौर से जुड़े हैं, आप किसी भी तौर से अगर सिनेमा से जुड़े हैं, तो आप अपनी फ़िल्में, अपनी एंट्रीज़ हमें भेज सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बनाते हैं शॉर्ट मूवीज़, आप बनाते हैं फीचर फ़िल्में, आप बनाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज या फिर वेब सीरीज या किसी भी तौर पर, और साथ ही साथ अगर आप लिखते हैं सिनेमा पर पुस्तकें, तो आप हिस्सा हो सकते हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। और इसको आप अपनाने के लिए, इससे जुड़ने के लिए तरीका एक ही है दोस्तों। एक नहीं, दो तीन चार हैं दोस्तों। जी हाँ, आप जो है फिल्म प्रीव्यू के माध्यम से हमें अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं, WFCN के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bifmumbai.com के माध्यम से अपनी एंट्रीज हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ स्क्रीन पर जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उन पर बात करके आप डायरेक्ट एंट्रीज भी हमें भेज सकते हैं। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप हमारे सहयोगी के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथी हो सकते हैं, आप स्पॉन्सरशिप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 सालों से पहल फाउंडेशन, यश विद्या फिल्म्स और साथ ही साथ फाइन ग्रेन फिल्म्स और WFCN फिल्म फ्रीवे, ये सब हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं। तो उस कड़ी का हिस्सा आप भी हो सकते हैं। ज़रूरत है हाथ बढ़ाने की, पास आने की और मिल करके इस फेस्टिवल का हिस्सा होने की। तो दोस्तों फिर मत कहिएगा कि हमें तो आपने बताया ही नहीं, हम आपको हर शनिवार याद दिलाते हैं। और समय बहुत नज़दीक आ गया है क्योंकि फेस्टिवल होने जा रहा है दिसंबर में। तो दोस्तों ये तो थी फेस्टिवल से जुड़ी तमाम बातें, और अब बात करते हैं कार्यक्रम लेट्स टॉक की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने संघर्ष के बूते ऐसा मकाम बनाते हैं कि हम सभी के लिए आदर्श बन जाते हैं। कहते हैं कि संघर्षों का फल हमेशा मीठा ही हो, ऐसा संभव तो नहीं है। लेकिन जो लोग अपना एक अलग व्यक्तित्व लेकर के चलते हैं, ईमानदारी, लगन और मेहनत, समर्पण से काम करते हैं, वो निश्चित तौर पर एक अलग मकाम बनाते हैं। दुष्यंत कुमार साहब का वो शेर याद आता है कि कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, कोशिश करने भर की देर है, कामयाबी मिलती जरूर है। तो ऐसे ही एक अद्भुत व्यक्तित्व, तिलस्मी व्यक्तित्व, जादुई शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। बहुत आदर और बहुत मान के साथ मैं उन्हें सबसे पहले मंच पर आमंत्रण देती हूँ, आदरणीय कुमुद मिश्रा सर। स्वागत और अभिनंदन सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन। आप यकीन कीजिए आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपके चाहने वाले तमाम लोग
देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको और निश्चित तौर पर बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आपके माध्यम से। अभिनय में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अभिनय करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभिनय को जीते हैं। आप उन व्यक्तित्वों में शुमार हैं जिन्होंने अभिनय को जिया, पूरे लगन के साथ, समर्पण के साथ, त्याग के साथ। और अगर दोस्तों मैं बात करूं कि किन-किन फ़िल्मों में उन्होंने काम किया, तो एक लंबी फ़हरिस्त है, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा फ़िल्मों के नाम लेना चाहूँगी। सुल्तान, रुस्तम, एयरलिफ्ट, बदलापुर, एमएस धोनी, जोली एलएलबी, टाइगर ज़िंदा है और ढेर सारी फ़िल्में। और साथ ही साथ ये अद्भुत सामंजस्य है कि सिनेमाई दुनिया से जुड़े ये व्यक्तित्व जो हैं, थिएटर की दुनिया के प्रति भी उतने ही समर्पित हैं। रंग कर्म को भी उतना ही महत्व देते हैं और आज भी साथ-साथ लेकर के चलते हैं रंग कर्म को भी और सिनेमा को भी। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैं आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख रही थी, तो मैंने एक चीज़ देखी कि रीवा जैसे क्षेत्र से निकल करके और मुंबई जैसी तिलस्मी माया नगरी में पहुंचने वाले शख्स का सफर आसान तो खैर नहीं ही रहा, ये हम मानते हैं। तो ये जो अभिनय की कुलबुलाहट है, ये कैसे, कब से, किस तरह से आपके ज़हन में आई? क्या पारिवारिक वातावरण ऐसा रहा? अभिनय के प्रति लगाव कब और कैसे पैदा हुआ? पता नहीं, सबकॉन्शियसली तो प्रॉब्ली परिवार से ही बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मेरे पिताजी रामलीला किया करते थे जी। और वो फौज में जब भर्ती हो गए तो फौज में भी वो नाटक किया करते थे, ड्रामे किया करते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स में वो प्रवचन दिया करते थे। वो हुँ, भी एक तरह की परफॉर्मेंस होती थी मेरे लिए जब मैंने उनको देखा, तो प्रॉब्ली सबकॉन्शियसली उसका भी कुछ असर हुआ, मेरे ग्रैंडफ़ादर का कुछ असर रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा-सा उसको बहुत अ, ठोस तरीके से कहीं अगर मैं उसको इंगित करूँ तो वो मेरे ख़्याल से मिलिट्री स्कूल में उसकी नींव डली है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल में मैं बोर्डिंग में पढ़ा बेलगाम में। वहाँ पे जो माहौल था वो बहुत कमाल का माहौल था। स्पोर्ट्स का माहौल हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ का माहौल हो, कुछ भी हो, नाटकों का हो, हुँ, सब तरह से और पढ़ाई का। तो जी। पढ़ाई भी साथ में चलती थी। बाकी हमारी जो ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी वो स्पोर्ट्स में और ड्रामे में, डिबेट्स में, पोएट्री में, इन सब में हमारी दिलचस्पी ज़्यादा रहती थी और बाकी जो उस उम्र में बच्चे करते हैं बदमाशियाँ उनमें। तो जी। ड्रामों का जो माहौल वो इतना अच्छा था कि वो हमारे जो टीचर्स थे, जो हुँ, इंटर हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन हुआ करते थे और जो हमारे टीचर्स कराते थे वो बहुत बहुत प्रतिभाशाली लोग थे, बहुत ही प्रोफेशनल लोग थे। तो और उन्होंने जिस तरह के नाटक चुने उस समय हमारे साथ करने के लिए और जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म वो लाते थे, शायद उसकी वजह से मेरी दिलचस्पी और बढ़ती गई क्या उस विधा में। हुँ, तो वो मेरे ख़्याल से वो एक जिसको कहते हैं वो एक फाउंडेशन बना, जो मिलिट्री हुँ, स्कूल की जो मेरी एजुकेशन है, मैं उसको हुँ, बहुत देता हूँ। उसमें हमारे जनार्दन सर थे, जो अशोका हाउस में थे, लेकिन हम लोग जब भी हमको कुछ अच्छा नाटक करना होता था अंग्रेज़ी में, तो हम उनको खींच के लाते थे, उनसे राय लेते थे, उनसे सजेशंस लेते थे, उनसे नाटक कहते थे हमें नाटक चुन के दीजिए। फिर हुँ, पथाड़े सर थे जो हमारे हाउस में थे, हिंदी ड्रामे किया करते थे और वो बहुत एफ़र्ट करते थे। मतलब जो कमाल के नाटक हैं वो चुन के लाते थे। कई बार वो मराठी नाटकों को हिंदी में अनुवाद करके, अडैप्ट करके किया हुँ, करते थे। तो मतलब अब मैं पलट के सोचता हूँ तो मुझे लगता है कितना कमिटमेंट था उन लोगों का इस विधा के प्रति और अपने बच्चों के प्रति जो उनके साथ पढ़ रहे थे। क्या अनंता सर थे, तपन सर, मतलब वो तो एक पूरी फ़हरिस्त है टीचर्स की हुँ, जिनकी वजह जी। से मैं आज यहाँ हूँ। जी। क्या बात है! तो जो सर जैसे कि रीवा जैसे क्षेत्र में हालाँकि आप शायद पिताजी आपके मिलिट्री में थे तो ट्रांसफ़र होती रही होगी तो उनके हिसाब से ही अलग-अलग जगह आप जाते रहे। तो एनएसडी तक पहुँचने का जो था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक वो वाला आइडिया किसी ने सुझाया या आपको लगा कि अब मैं थिएटर कर रहा हूँ, वैसे भी कर रहा हूँ, स्कूल में भी और आगे भी किया है तो चलना चाहिए उस ओर? ये आपका अपना विचार था या किसी ने सजेस्ट किया सर आपको? नहीं, उस समय असल में चूँकि हम मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही हमको एक ही नौकरी सूझती थी फ़ौज में जाना।
हाँ। पिताजी भी फौज में थे, मिलिट्री स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमारे पास उस समय प्राइवेट सेक्टर इतना तेजी से नहीं उभरा था, और हमें हमें कोई और नौकरी समझ में आती भी नहीं थी। हमको लगता था कि यहाँ से निकल के फौजी बनेंगे। हाँ। वो तो हमारे स्कूल में हर सैटरडे या हर ऑल्टरनेट सैटरडे फिल्में दिखाई जाती थी असेंबली हॉल में, इवनिंग में। तो उन फिल्मों का भी कुछ असर हुआ अभिनय को, अपने अभिनय की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए। तो जी। मेरे ख्याल से जब मैं भोपाल आया, और भोपाल में जब मैं थिएटर कर रहा था, तब तक मुझे एनएसडी के बारे में कुछ पता नहीं था। और स्कूल से निकलने के बाद मैं ये सोचता था कि मैं स्पोर्ट्स स्कूल ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, एथलेटिक्स में अच्छा था। तो मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, फौज में जाना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था। 3 चीज़ें थी। तीनों में से सिर्फ एक ही चीज़ चुन सकता था। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान मेरा चुनाव इस तरफ हो गया, ड्रामा की तरफ। और एनएसडी का जब मैं भोपाल में थिएटर कर रहा था तब जाकर के मुझे एनएसडी के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। और कुछ 10 एक नाटक या 5 एक नाटक चाहिए होते हैं। तो मैं वो कर रहा था, जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो थिएटर भी कर रहा था भोपाल में। और भोपाल उस समय सांस्कृतिक दृष्टि से मेरे ख्याल से राष्ट्र में जी। अपनी एक पहचान बना चुका था, जी। स्पेशली भारत भवन जो बना था, और जी। वो जो सांस्कृतिक केंद्र था, उसमें आपके लिए, मतलब वो किसी भी, मतलब मैं लकी था कि मैं उस दौरान वहाँ पे था। तो वो एक बहुत बहुत मेरे लिए वो, तो वहाँ से जाकर के वहाँ थिएटर करते करते मुझे जानकारी हुई ड्रामा स्कूल की, और फिर मैंने सोचा कि मैं एक कोशिश करता हूँ, जी। जी। क्योंकि सिर्फ 20 ही विद्यार्थी लिए जाते थे हर साल, हम्म। और उसमें से कुछ एक मतलब मेरे ख्याल से 7 या 10 लड़कियां होती थी, 10 लड़के होते थे। वो डिपेंड करता था हर साल कौन कितने लेंगे। तो बहुत टफ कंपटीशन होता था। तो ऐसी तो खैर बहुत खास उम्मीद थी नहीं कि हो जाएगा, लेकिन हमने कहा कि अब कोशिश करते हैं, देखते हैं, और हो गया, लकी थे। क्या बात है सर। बिल्कुल। और सर प्रशिक्षण जो है ना, जो एनएसडी से प्रशिक्षण लेकर जितने भी अभिनेता निकले हैं, वो कतार में अलग दिखाई देते हैं, उस भीड़ में बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। आज बॉलीवुड में चाहे जितनी भीड़ है, लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर, और सब स्वीकारते भी हैं, कि प्रशिक्षण लेकर के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो अलग दिखता है। हालांकि कला जन्मजात होती है, उसे कहते हैं कि जबरन नहीं सीखा जा सकता, लेकिन ये भी तय है कि उस जन्मजात कला के परिष्कार के लिए प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक कहीं ना कहीं रहता है। हाँ, आज की पीढ़ी शायद इस तथ्य को उतना स्वीकारती नहीं या नहीं मानती। उन्हें लगता है कि बॉडी बना ली अच्छे से, खूब बढ़िया, आपका सुंदर चेहरा मोहरा है और आप बढ़िया दिखते हैं, तो आप फिल्म लाइन में आसानी से जा सकते हैं। तो सर उनको जरा क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि उन्हें वो चुनना चाहिए जो उन्हें लगता है सही है। जी। और वो अपनी अगर अगर कोई शरीर बनाना चाहता है, डांस सीखना चाहता है, तो वो भी अभिनय का उतना ही अटूट हिस्सा है। जी। तो उसकी तरफ किसी को वो नहीं होना चाहिए कि नहीं, शरीर बनाने से अभिनय आपका खराब हो जाता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर मेरी निजी राय मानी जाए, तो मुझे लगता है प्रशिक्षण आवश्यक है, ज़रूरी है। हम्म। लेकिन ये कतई नहीं है कि आपने अगर प्रशिक्षण नहीं लिया है, हम्म। तो आप अभिनय में कमतर हो जाएँगे। अ, तो वो तो मतलब हमारे सामने लाखों ऐसे उदाहरण हैं, जो अभिनेता जिन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, और वो बेहतरीन अभिनेता हैं, जी। जी। खूबसूरत अभिनेता हैं। जी। प्रशिक्षण आपको 3 साल का मिलता है ड्रामा स्कूल में, कहीं 6 महीने का कोर्स होता है, कहीं 1 साल का होता है। हम्म। वो प्रशिक्षण की जो समय होता है, वो आप सेल्फ डिस्कवरी का समय होता है। और जी। वो सेल्फ डिस्कवरी तभी हो सकती है जब आप उसके लिए तैयार हो। हम्म। आप 3 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में या किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में रहकर भी आप उतने ही नाकारे साबित हो सकते हैं जितना कहीं और, अगर आप कोशिश न करें। क्या वहाँ पे बस सुविधा ये होती है कि आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, आप उसका कितना प्रयोग करते हैं। आपके जो जो अध्यापक जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, हम्म। उस पे निर्भर करता है कि आप आगे क्या करेंगे।
और 3 साल ड्रामा स्कूल करने के बाद आप अभिनेता नहीं बनते। मेरी निजी राय ये है कि वहां से निकलने के बाद कम से कम 5-6 साल 10 साल करने के बाद कहीं जाके आपको अपनी एक पद्धति समझ में आती है, कहीं आपको अपना शरीर समझ में आता है, आप अपने आप को समझ पाते हैं कि मैं कैसे, मेरी एक विधा क्या होगी। हाँ। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है प्रशिक्षण बहुत जरूरी है अगर आप करना चाहें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। हर आदमी का रास्ता अलग होता है, चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। मुझे लगता है कि उसे उसी नजरिए से बढ़ना चाहिए। अगर उसको जब एहसास होगा कि नहीं, जो रास्ता उसने चुना था वो थोड़ा गड़बड़ था, तो वो अपने रास्ते में वो उसमें बदलाव लाएगा, वो चेंजेस लाएगा। हम भी सीख रहे हैं, हम तो अभी तक गलतियां करते जा रहे हैं और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन उस सुधारने की प्रक्रिया में मुझे कभी ये नहीं एहसास होता कि जो मैंने चुना है वो गलत है। आप जो चुनते हैं, अभिनय एक ऐसी विधा है जहाँ पे आपकी गलतियां भी आपको बहुत सिखा के जाती हैं। और सिखा के मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई ज्ञान के रूप में सिखा के जाती हैं, वो आपको एक बेहतर अभिनेता बनाती हैं अगर आप अवेयर हैं तो। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं कला जो है ना, वो खुद की खोज का ही माध्यम है। कोई भी आर्ट हो, आर्ट फॉर्म जो है हमेशा हमारे खुद की खोज की एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो हमें निरंतर आगे लेकर के चलती है। तो आप जैसे साधक जब उन यात्राओं पर चलते हैं तो अपने अलग ही रास्ते और अलग ही मकाम तलाशते हैं। मैं एक इंटरव्यू में सुन रही थी सर, आपने कहा था कि हमारे पास वो संग्रह नहीं है कि शुरुआती दौर से लेकर के सिनेमा के और अब तक कलाकारों ने पर्दे के पीछे उस किरदार को जीने के लिए जो जद्दोजहद झेली और जिस तरह की कसमसाहट रही, सुगबुगाहट रही, और किस तरह वो किरदार तैयार होकर के आया, वो सब लिपिबद्ध नहीं हो पाया है। वो होना चाहिए, या फिर उनकी ऑडियो अवेलेबल होनी चाहिए। तो सर ये इस तरह मुझे तभी जहन में ये सवाल आया था कि क्या हम ये नहीं उम्मीद रख सकते कि सर इस दिशा में, क्योंकि कमाल की सोच है, आप अगर प्रयास करें पुस्तक रूप में ऐसी चीजों को लाने के, अपने ही अनुभवों को अगर आप लाना चाहें, तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी कोशिश होगी युवाओं के लिए। देखिए, उसके लिए 2 चीजें होती हैं। एक तो आप में वो गुण होना चाहिए। एक चीज है कि आप ठीक ठाक अभिनेता हैं, पर ये गलतफहमी तो नहीं हो सकती कि आप ठीक ठाक लेखक भी हो सकते हैं। लेखन जो है ना, वो अपने आप में एक अद्भुत कला है। और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा नहीं लिख पाते हैं तो आप नहीं लिख पाते हैं। मतलब मैं तो चिट्ठी तक नहीं लिख पाता हूँ ठीक ठाक, तो वो मेरी समस्या है। लेकिन इसका ये एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे लगता है ये कमी है। आज कम से कम ये बात हो रही है कि इतने माध्यम आ गए हैं जिसकी वजह से सारे जो अभिनेता हैं, अब तो अभिनेताओं के जिसको कहते हैं कि घर भी पता होते हैं, वो सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, चाय भी डाल देते हैं। ये इतना इतने हम लोग जिसको कहते हैं कि हमारा जीवन इतना प्रकट हो गया है, लोगों के सामने है। मुझे लगता है ये जरूरी है। और बहुत सारे अभिनेता हैं जो अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने प्रोसेस के बारे में लिख रहे हैं, और वो बहुत एक्साइटिंग है, मुझे लगता है। वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक रेफरेंस के रूप में काम करता है। क्योंकि अभिनय जो है ना, स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही है अभिनय। आज तक कोई फिगर आउट नहीं कर पाया है, कोई ये तय नहीं कर पाया है कि यही है। अगर ये तय कर पाए तो हमारा जीवन बहुत ही नीरस हो जाएगा। एटलीस्ट हमारा जो माध्यम है नीरस हो जाएगा। लेकिन हर जो पीढ़ी जब काम करती है तो वो समय का रिफ्लेक्शन होता है। उस समय का रिफ्लेक्शन होता है। मैं अपने समय का रिफ्लेक्शन हूँ। तो वो बहुत जरूरी है कि वो दस्तावेज जो है ना, वो तैयार होते जाएं जो हमारे लिए हो। जब मैं नसीर साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ, दिलीप साहब की पढ़ता हूँ, या किसी भी अभिनेता की पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। चार्ली चैपलिन की पढ़ता हूँ, तो ये सारी चीजें जो है, या तो वो इतनी कमाल का आपको आपको अपने अंदर देखने का एक मौका देती हैं। आपकी प्रोसेस को चैलेंज करती हैं, उसके बारे में दोबारा सोचने को कहती हैं, और आपके जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें मिलती हैं।
मुझे लगता है प्रसन्ना साहब हमारे प्रोफेसर हैं, ड्रामा स्कूल के हमारे टीचर थे, जी। और बहुत ही कमाल के निर्देशक। उन्होंने एक्टिंग के ऊपर किताब लिखी, बहुत एक्साइटिंग किताब है। जी, जी। तो बहुत सारी किताबें, और मुझे लगता है वो जो सक्षम है उनको लिखना चाहिए। मैं शायद कभी अगर ऑडियो रिकॉर्ड कर पाया तो वो करूँगा, अगर कभी लिख पाया तो लिखूँगा, या जो भी माध्यम होगा मैं कोशिश करूँगा कि, लेकिन पहले कहीं पहुँच तो जाऊँ, कहीं कुछ अचीव तो कर लूँ, कहीं अपनी सही एक बात है सर। प्रोसेस बना तो लूँ। ये अभी कहना भी बहुत दम है कि बहुत दम है इसमें कि मैं ये कर दूँगा, क्योंकि अभी हम कहीं पहुँचे नहीं हैं। असल में जितना बॉडी ऑफ वर्क जो मैंने अपने सीनियर्स में देखा है, अपने कलीग्स में देखा है, जो बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो अभी तो मैं सीखने की प्रोसेस में ही हूँ। मैं अपने फिगर आउट कर रहा हूँ कि अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ, क्योंकि कई बार कुछ ठीक-ठाक काम हो जाता है, तो उसका एक्साइटमेंट भी है। कई बार नहीं होता है, तो ज़्यादा एक्साइटिंग होता है कि अरे! क्या हो रहा है कि इतने साल काम करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, वो भी है, ठीक है, ये हिस्सा है। सर मुझे लगता है कि ये जो असंतुष्टि है ना, कि अभी कहाँ कुछ हुए हैं, यही शायद एक कलाकार को ज़िंदा रखती है, उसे और बेहतर की ओर अग्रसर करती है। और मतलब आप शायद नहीं देख पा रहे हैं उस चीज़ को। हम जैसे लोगों के लिए जिस तरह का आपका कद है, आप हमारे लिए अभिनय के एक तरह से विश्वविद्यालय की तरह हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, एक्टिंग की बारीकियाँ सीखते हैं आपको देख कर के। और आप कह रहे हैं कि अभी कुछ किया कहाँ है, कुछ कर लूँगा तो लिखूँगा। लेकिन लिखने की जो बात थी ना सर, मुझे वही लगा कि भाषा पर जिस तरह से आपकी पकड़ है, जो प्रवाह आपकी शैली में है, तो आप जब लिखेंगे तब भी कमाल करेंगे, और अगर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी बाकमाल होगा। तो बड़े मन से मैं चाहती थी ये इच्छा आपके सामने रखना कि ऐसी कोई कृति आए, क्योंकि जो एक आपके भीतर असंतुष्टि है और बहुत कुछ बता देने की जो चाह है, सीख लेने की जो चाह है, निरंतर एक शिष्य बने रहने की जो चाह है ना, वो चीज़ें आज की पीढ़ी के सामने आनी बहुत ज़रूरी है कि एक कलाकार को इन्हीं पैमानों पर होना ही चाहिए। तो इंतज़ार रहेगा सर हमें कि जल्द से जल्द जो है इस तरह की कोई पुस्तक या ऑडियो बुक जो है आपकी हमारे सामने ज़रूर आए। तो जी। सर जैसे फ़िल्मों की ओर आपने रुख किया, बॉलीवुड की तरफ आप जब गए, तो वो एक अलग तरह का माया जाल है, अलग तरह की माया नगरी है। तो जिस तरह का संवेदनशील हृदय आपका है, कवि हृदय जैसा आपका हृदय लग रहा है, तो आप जाते ही तो आत्मसात कर नहीं पाए होंगे उस माहौल को, उन स्थितियों को, उस महानगरीय जीवन शैली को। कैसा लगा आपको वहाँ जाकर के? अ, मुंबई जो है ना, बाकी सारे शहरों से अलग शहर है, अद्भुत शहर है, और इसका सबसे बड़ा जादू ये है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, तो हुँ, ये काम देता है। हुँ, तो जिसकी विशालता है, और जो इसकी भाग-दौड़ है, जो इसका रिदम है, वो बाकी सब शहरों से अलग है। तो हुँ, वो थोड़ा समय लगता है आपको 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 एडजस्ट करने में। मुझे भी लगा थोड़ा बहुत समय। जी, अ, जबकि मैं दिल्ली से आया था, उस समय मैं दिल्ली में था। तो जी, दिल्ली से आने के बावजूद मुझे लगा कि मैं थोड़ा मिसफिट हूँ, मुझे मुझे कैसे करना पड़ेगा। लेकिन सौभाग्य से मेरे पास पंडित सत्यदेव दुबे थे, सुनील शानबाग थे, बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे। हुँ, मेरे एक बैच सीनियर थे ड्रामा स्कूल के, जो यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जी, अनूप सोनी भाई हैं, उसमें हरीश भाई थे, शायद राजेश तेलंग थे, हुँ, मिलिंद भाई थे, मेरे सीनियर थे। संजय झा मेरे बैचमेट थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ये सारे लोग थे। तो और असल में शहर में जो ड्रामा स्कूल से आने की एक बड़ी अच्छी सुविधा ये होती है कि जब वो वहाँ से आते हैं, तो जो आपके बैचमेट्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, उनका बड़ा सहारा मिलता है एक एक स्तर पे। हुँ, तो वो था। तो मुझे लगता है कि वो, आई डोंट नो, मैं आपका सवाल शायद मिस कर गया, लेकिन शुरू में थोड़ा-सा लगा, लेकिन चूँकि जी, मैं जी, थिएटर थिएटर में दिलचस्पी थी, और थिएटर पूरे संसार में जो उसकी भाषा है, वो एक ही भाषा है। हुँ, जो रिहर्सल की भाषा है, वो लगभग एक ही भाषा है। जी, जो जो रिलेशनशिप है आपस में, जो जो जुड़ाव है, वो कमाल का जुड़ाव है, तो उसकी वजह से मेरे लिए थोड़ी-सी आसानी हो गई। जी, 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 और आप उसको आत्मसात कर पाए, और आज तो बिल्कुल अपनत्व लगता होगा सर, क्योंकि इतना अरसा हो गया है।
वहाँ रहते हुए, तो पूरा एक वातावरण बन गया है। जी। जी, अब किसी और शहर में जा कर के आप कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि आप रुक पाएँगे वहाँ लंबे समय के लिए, ये थोड़ी जी, मुश्किल होती है। आप वापस जी, मुंबई आना चाहते हैं जी। चूँकि जो यहाँ का रिदम है वो बिल्कुल अलग है। हुँ। किसी और शहर जाता हूँ तो समय ही नहीं बीतता, जी, जी, समय जी। ठहर जाता है और यहाँ पे साल दर साल बीतते गए, पता ही नहीं चला कब कितने साल बीत गए। जी, जी। लेकिन सुकून की तलाश में मुझे लगता है कि आप आज भी गाँव की ओर जाते हैं अपने पैतृक निवास बिल्कुल पर। जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ, जी। वो ज़रूरी भी है, मेरे चाचा हैं वहाँ पे हुँ, 3 चाचा हैं तो मैं वो हम लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, जॉइंट फैमिली है हुँ। हमारा एक ही घर है, एक ही रसोई है, जी। तो जब भी समय मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ जाऊँ और दुःख होता है कई बार क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता उतना मैं लंबे समय के लिए जाना चाहता हूँ। हुँ। पर पर हाँ, मैं जब भी मुझे वक़्त मिलता है, मैं चला जाता हूँ और जी, वहाँ जी। समय बिता के आता हूँ। जी, जी, बिल्कुल ये जुड़ाव जो है कहीं न कहीं हमें फिर से स्फूर्त कर देता है, तरोताज़ा कर देता है, फिर से उस महानगरीय जीवन शैली का आदी बनाने के लिए। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आज नई पीढ़ी जो है आकर्षित हो रही है, ग्लैमराइज़ पूरा माहौल देख कर के, लेकिन वो शायद उसके पीछे का संघर्ष भूल जाते हैं कि जब शूट होता है, उस दौरान का जो संघर्ष है और वहाँ पहुँच कर के टिके रहने का जो संघर्ष है, और कामयाबी पर पहुँचने के बाद का जो संघर्ष है, कामयाब बने रहने का, वो भी अपनी तरह का एक अलग तरह का द्वंद्व है। तो उन सब द्वंद्वों से अपरिचित नई पीढ़ी के बच्चे जाते हैं और कई बार बड़ी दुखद स्थितियाँ भी सामने आती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को कि किस तरह से, किस तैयारी से और किस तरीके से वो आएँ कि वो अपने आप को टिका पाएँ उस जगह पर? देखिए, ये मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, मुझे लगता है कि मैं मैं अपने रेफ़रेंस से चीज़ें बताऊँगा और मेरा जो रेफ़रेंस है, चूँकि मैंने अपना जो रास्ता चुना है, वो मैंने चुना है और उसके लिए वो उस और हर आदमी का अपना एक अपना दृष्टिकोण होता है। और मैं बार-बार ये कहता हूँ, आप गलतियाँ करेंगे। हुँ, मेरी राय सिर्फ़ इतनी होती है कि आप जब भी आएँ, जब भी कुछ करें, आप ये पूछें कि आप ये क्यों करना चाहते हैं? हुँ, कितना ज़रूरी है आपके लिए? और अगर आपको इन 2 सवालों का जवाब मिल जाता है, तो आप क्या कुछ बात भी कर क्या तो बात! हम ज़्यादातर हमें यही नहीं पता होता है कि हम जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हुँ, अ, और कोई भी उसका जवाब हो वो गलत नहीं होगा। आप हुँ, अगर फ़िल्मों में सिर्फ़ ग्लैमर के लिए आना चाहते हैं, उसके स्टारडम के लिए आना चाहते हैं, उसके पैसे के लिए आना चाहते हैं, अभिनय सिर्फ़ फ़ेम के लिए आना चाहते हैं, एक पैसे की उसमें मुझे गलती नहीं दिखाई देती, मुझे लगता है वो सब सही है। जी, आपको पता होना चाहिए कि आप इस वजह से आना चाहते हैं, अगर आपको पता है वजह, तो हुँ, आपकी जर्नी आसान हो जाएगी थोड़ी-सी। जी, आपको जो कठिनाइयाँ आनी है वो तो आएँगी ही, उससे आप कोई नहीं बच सकते। मैं अगर आपको आपको एक ऐसे लिख कर के दे दूँ किसी यंगस्टर को कि ये चीज़ें मत कीजिएगा और इससे आपका रास्ता बेहतर हो जाएगा, हुँ, वो स फिर भी वो गलतियाँ करेगा। जी, इतना ही आसान होता तो हमारे लिए तो सदियों पहले इतने बड़े-बड़े ग्रंथ रामायण महाभारत लिखे जा चुके हैं, जहाँ सत्य, असत्य, सही गलत का सब विवरण दिया जा चुका है। महाभारत में जी, तो जो रिलेशनशिप्स को लेकर के जो जीवन को लेकर के सारी मिस्ट्रीज़ उसमें सॉल्व कर दी गई हैं। जी, लेकिन क्या जीना आसान हो गया? हम अभी भी उतने ही क्रूर हैं एक-दूसरे के प्रति। बिल तो बिल्कुल। हम तो गलतियाँ करेंगे और हम उससे सीखेंगे, बेहतर होंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी अभिनेता बनना चाहता है, वो आए और अपना रास्ता खुद चुने, पता हुँ, करे, खुद सोचे कि वो क्या करना चाहता है। कई बार आप जी, सालों-साल एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो प्रतिभा है, वो राइटिंग की है या डायरेक्टर की प्रतिभा आपके अंदर है, एडिटर की प्रतिभा आपके अंदर है, आप पेंटर बहुत अच्छे हैं, आप जी, संगीतज्ञ बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको पता चल गया, आप ये फ़िगर आउट कर लिया कि आपने क्यों करना है और उसके लिए आपको बहुत प्रतिभा की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हुँ, सिर्फ़ इसलिए इस विधा में आना चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ सर्वाइव करना चाहता हूँ,
अपना जी, जीवन एक बेहतर जीवन जीना चाहता हूँ, वो भी सही है, पर आपको पता जी। होना चाहिए आप क्यों करना चाहते क्या बात है सर! ये बहुत कमाल की बात कही कि पहले हम अवलोकन करें कि हम हैं क्या? उसी दिशा में फिर हैं। हम अपने कदम बढ़ाएँ कि हम क्यों करना चाहते हैं और हम हैं क्या? बहुत-बहुत बढ़िया और ये एक सुक्ति मिली है, सभी को एक मंत्र मिला है, कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए ज़रूरी है। सर आजकल जो है ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है, वैश्वीकरण हम सब एकत्र हैं, इकट्ठे हैं। आज मोबाइल के ज़रिए दुनिया में कहीं भी हम कनेक्ट हो पा रहे हैं और एक जो है बयार आई है वेब सीरीज़ की और रील्स वग़ैरह बनाने की। रील्स ने भी बहुत से लोगों को तुरंत कामयाबी का जो हथियार है वो थमा दिया है कि रातों-रात प्रसिद्ध हो जाना, कामयाब हो जाना। लेकिन उसके बाद जो निराशा का दौर का जो अंधकार है वो भी लोग नहीं देख पाते हैं। इधर अगर वेब सीरीज़ वगैरह की तरफ दृष्टिपात करें तो उधर जो है सीमाएँ जो लांघी जा रही हैं, कुछ भी बन रहा है, कुछ भी परोसा जा रहा है। तो ये जो इस तरह का वातावरण है क्या आपको भयभीत नहीं करता चारों तरफ जो ये टेक्नोलॉजी की क्रांति आई है? आपका क्या मानना है? देखिए, टेक्नोलॉजी आई है तो हम तो वो गलतियाँ करेंगे ही ना। हम ऐसे हमारी प्रजाति ही है जो हमारे हाथ में जो भी आएगा हम आप आप बच्चे के हाथ में खिलौना देते हैं और हर बच्चे की प्रवृत्ति होती है। हुँ, एक बच्चा उसका किस एक तरह से प्रयोग करता है, दूसरा दूसरे तरह से प्रयोग करता है। एक बच्चा उठा के खिड़की के बाहर फेंक देता है, एक हुँ, बच्चा उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। जी। ये जो जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जितनी ये चीज़ें आई हैं, उसका उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है समाज को और उतना ही नुकसान भी हो रहा है। चॉइस हुँ, हमारे पास है, जी, जी, जी। तो हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं। हुँ, हम इसको नकार नहीं सकते, ये सत्य है और यही रियलिटी है आज की, तो हम इससे हुँ, भाग नहीं सकते। हम कितने अवेयर हैं उस चीज़ को लेके कि हमारे ऊपर इसका कितना बुरा असर हो रहा है, हम उससे कैसे बचें, वो हमारी हुँ, ज़िम्मेदारी है। तो ये तो होगा ही। मुझे लगता है ज़रूरी है कि हम मतलब जो वेब सीरीज़ हैं और पहली चीज़ तो ये मैं किसी भी तरह की क्रिएटिविटी में, किसी भी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ हूँ। मैं सेंसरशिप के खिलाफ हूँ, हुँ, व्यक्तिगत रूप से। मुझे हुँ, लगता है कि हम अगर आज भी अपने आप को इतना परिपक्व नहीं मानते हैं कि हुँ, हम लोगों को ट्रस्ट करें कि वो क्या कर रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं है, वो उनको वोट देने की आज़ादी है, तो उनको जो देखना चाहते हैं वो चीज़ देखने की आज़ादी नहीं है, तो हुँ, वो बेवकूफ़ी है। और हाँ, जी, ऑफ़ कोर्स उसके कुछ नियम हैं, समाज के नियम हैं, कुछ कायदे हैं। आप उसको वो लाइन नहीं क्रॉस कर सकते, ना करनी चाहिए किसी को। लेकिन अगर कोई वो लाइन क्रॉस करता है, तो उसके हुँ, लिए सेंसर बोर्ड है, ऑफ़ कोर्स है हुँ, और उसके लिए कानून हाँ, है ना? तो हुँ, मुझे लगता है कि हमको उन पे भरोसा करना चाहिए और लेकिन अगर किसी को कुछ देखना है, हुँ, कुछ बनाना है, हुँ, वो कितना भी खराब हो और कितना भी अच्छा हो, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है ना? जी, 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 समाज तय कर लेता है ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हुँ, मैं जो खाना खाता हूँ, एक वेजिटेरियन डिसाइड करता है कि नॉन-वेज वाला पापी है। जी, 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 हम तय कर हम तय जी, कर लेते हैं। हुँ, अब अगर एक आदमी अगर समुद्र के पास रहता है, तो वो हुँ, मछली नहीं खाएगा तो कैसे सर्वाइव करेगा? हम क्या कैसे उनको जज कर सकते हैं, जी, है ना? तो हम जज ना करें, हाँ, हम क्रिएटिव लेवल पे भी जज ना करें। हम हुँ, आकलन ज़रूर करें, जिस तरह का हुँ, काम हो रहा है, जो आप कर रही हैं, जो इस इंटरव्यू के माध्यम से आप कर रही हैं, हम आकलन कर सकते हैं, जी, चर्चा जी, करें। हुँ, लेकिन किसी के ऊपर बंधन न डालें कि आप जो है ना ये मत प्रयोग कीजिए। समाज अपने आप छलनी है। वो अपने आप चुन लेगा उसके लिए क्या अच्छा है और अगर वो खराब काम देखना पसंद करता है, अगर वो हुँ, बी ग्रेड का काम देखना पसंद करता है, सो बी इट, देखने हुँ, दीजिए, क्या दिक्कत है? हुँ, क्या करें? आप कैसे उसको हम अपने बच्चों तक को तो सँभाल नहीं पाते हैं। है जी, ना? जी, हम पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं अपने बच्चे को बेहतर नागरिक बनाने में हुँ, और हम अपना जो नज़रिया है उन पर लादते रहते हैं। जी, 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 जबकि हमको खुद को नहीं पता कि सही है क्या और गलत क्या है। जी, तो मज़ेदार चीज़ क्या है कि और हम डिसाइड कर लेते हैं एक दिन उठ कर के कि ये जो वर्ग है ये खराब है। हुँ, तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि किसी भी तरह की जो क्रिएटिविटी है जी, वो होनी चाहिए, उसको हुँ, आज़ादी होनी चाहिए
और अगर वो समाज के लिए हानिकारक है तो उसके लिए कानून है और उसके माध्यम से उनको सतर्क करना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए अगर कुछ जी। हानिकारक हो रहा है, कुछ समाज में बहुत गलत किया जा रहा है उसके लिए। लेकिन जज नहीं कर सकते हैं। जज करने के लिए हमारे पास विधाएं हैं, हमारे पास सेंसर बोर्ड भी है। तो हालांकि मैं सेंसरशिप के खिलाफ हूँ, लेकिन अब है तो हमको उसका उपयोग करना चाहिए और मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने तरह का काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। क्या बात है सर। और शायद हर एक तरह की फ़िल्म का, हर एक उसका अपना-अपना दर्शक वर्ग भी होता है, जी, जो वही बिल्कुल। देखना चाहते हैं। चाहे हम क्लासिकल फ़िल्मों की, उनका अपना एक दर्शक वर्ग होता है और जो दूसरी तरह की फ़िल्में हैं, उनका अपना एक अलग दर्शक वर्ग होता है, तो वो दर्शक खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या देखना है, कितना देखना है, किस तरह से देखना है। बहुत बढ़िया सर, ये ये आपने बिल्कुल लीक से हट के बात कही और सही बात है कि गिर-गिर कर ही सँभलेंगे, तभी सीखेंगे, तभी जानेंगे। गलत और सही का फ़र्क भी हम अपने आप ही करेंगे। छलनी है, छलने दीजिए। बहुत ही कमाल की बात कही सर। सर, आप जब कोई किरदार करते हैं, मैंने ये देखा है कि बहुत सहज होते हैं आप और आप जो है कुमुद मिश्रा नहीं होते हैं। आप जिस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, आप वही होते हैं। उस किरदार को जीने के बाद जब उससे बाहर आते हैं, तो क्या आपको समय लगता है उस किरदार से बाहर आने में? और उसके बाद क्या कोई एक ऐसी असंतुष्टि भीतर छूट जाती है कि भई हाँ, कुछ रह गया, कुछ और अच्छा हो सकता था? ऐसा लगता है सर? अम, किरदार से बाहर आने में समय नहीं लगता है क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं तो आपके पास एक समय है, एक एक माहौल क्रिएट किया गया है आपके लिए हुँ, और आप उस माहौल का हिस्सा बनते हैं। जी। आपका जो आपके जो पिता बन रहे हैं, आपकी जो पत्नी बन रही हैं, आपकी जो मदर बन रही हैं, आपके जो दोस्त बन रहे हैं, वो सब बने हुए हुँ, हैं। आप उन पे भरोसा करते हैं। जी, आप वो अभिनय आप क्रिएट कर रहे हैं। आप उसको घर नहीं ले जा सकते। जी। उसका सबकॉन्शियस लेवल पे आप उसके साथ प्रॉब्लम शायद रहते होंगे। हुँ, अगर 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 वो कैरेक्टर डिमांड करता है तो थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम हुँ, ज़िंदगी में जब घर में आता हूँ, जब मैं अपनी पत्नी से संवाद करता हूँ, अपने बच्चे से संवाद करता हूँ, तो मैं वो कैरी नहीं कर सकता। हुँ, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, देखो मैं तो अब इस चरित्र में हूँ, तो अब इस 1 महीने के लिए आप लोग जो है ना मुझसे उसी चरित्र के उस चरित्र से बात कीजिए, उससे संवाद मत कीजिए। जी। ये नहीं होता, ये नहीं हुँ, होता। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। अगर कोई करता है तो वो उनका सत्य है, उनको करना चाहिए, पर मेरे से मैं नहीं करता ये। जी। लेकिन हाँ, जो काम आप करते हैं उसमें जो आपसे जो छूट जाता है, हुँ, वो ज़रूर थोड़ा-सा मलाल देता है क्योंकि हमेशा आप कुछ भी करते हैं, कुछ छूटता ही है। कुछ न कुछ छूटता है। असल में कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ छूटता है और वो जब हुँ, छूट जाता है तब आपको एहसास होता है और ये सिनेमा के माध्यम में तो छूट गया तो छूट गया, वो हुँ, पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि वो छप गया। जी। तो वो हमेशा वो रहता है, लेकिन उसके हुँ, लिए फिर संभावना रहती है अगली अगली फ़िल्म की, अगले चरित्र की, जहाँ पे आप कुछ अगर उसमें से एलिमेंट्स यूज़ कर सकें। और फिर पता चलता है जब आपने अगला काम किया तो उसमें भी छूट गया। तो ये ये जी। हमेशा ये तो रहता है। जी सर। नाटकों में दूसरी चीज़ है, नाटकों में आपको एक पूरा समय मिलता है रिहर्स करने का, आप काम करते हैं और हर शो में आप कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ बेहतर कर पाएँ और आप ये एक्सक्यूज़ ना लें कि छूट गया है और उसमें भी छूटता है, छूटता ही रहता है और जी, ये एक विधा है, मतलब मैं बाकी विधाओं में वो नहीं हूँ, मेरी कोई वो नहीं है, पकड़ नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं अपनी विधा में मैं इतना कह सकता हूँ कि ये छूटते जाने की ही विधा है, बहुत कुछ क्या छूटता बात जाता है, है और क्या आप बात जो है ना पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जो आपके हाथ में जो आपके हाथ में आता है, वो आपका सुख है उस समय का वाह! और वो इर्रेलेवेंट हो जाता है जैसे आप वो समय आपके हाथ से छूटता है। आप समय अपनी गति से चल रहा है, आप उसके साथ चल रहे हैं और पीछे आपका जीवन छूट रहा है। अभिनय क्या भी ऐसा ही है और वो जो अभिनय का हमेशा सुख वर्तमान का सुख है। वाह! जी, तो हाँ, आप जब कर रहे होते हैं, तो आप उसका सुख भी भोग रहे होते हैं और उसका दुःख भी भोग रहे होते हैं, जब नहीं हुँ, बन रहा होता है और वही एक्साइटमेंट है।
क्या बात है सर। ये तो एकदम आपने साहित्यिक परिभाषा जो दी है, कमाल की परिभाषा है कि बहुत कुछ छूटता है और छूटते रहने का नाम ही शायद अभिनय है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि असल में इतना जो दौर आपने जिया उसके बाद आज आपसे ये अगर सवाल किया जाए कि अभिनय क्या है, आपकी नजर में अभिनय क्या है? अब इसका जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ ईमानदारी से। एक एक क्या कोई बात। परिभाषा नहीं है, तो ये तो मैं ये इसका जवाब देने में तो मैं सक्षम नहीं हूँ अभी तक। अभिनय क्या है ये तो कैसे बता पाऊँ। मुझे जवाब आना चाहिए ईमानदारी से। और ये हमें इतने सालों में कितने ही टीचर्स आके इसका जवाब दे के गए हैं, लेकिन इसका कोई एक जवाब नहीं है। तो अब मेरे पास असल में जवाब नहीं है ईमानदारी से। क्या बात है सर, क्या बात है। यानी ये खोज सतत जारी है अभी। जी, जी। जी, जी। मतलब इसकी बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए फिलहाल के लिए। क्या बात है। बिल्कुल। और आपकी ये यात्रा जो है ना ये कि अभी जवाब नहीं मिला है और जवाब ढूंढते रहने की ये प्रक्रिया जो है हमें यकीन है कमाल कमाल के किरदार हमारे सामने लेकर के आएगी। आपके एक से एक बेहतरीन किरदार जो है हमारे सामने आएंगे। तो सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे शकील जमाली साहब हैं, बहुत बड़े शायर हैं, उनका शेर है कि थोड़ा सा माहौल बनाना होता है वरना किसके साथ जमाना होता है। तो माहौल जो बनाया जाता है इर्द गिर्द अपने, उसी माहौल को तैयार, जैसे अभिनय से जुड़े जितने भी तमाम लोग हैं उनमें एक अच्छी बात शुरुआती दौर में जो हमने देखी कि संवाद होता था, बातचीत होती थी, फिल्मों पर एक दूसरे की फिल्मों पर प्रतिक्रियाएं दी जाती थी, डिस्कशंस होते थे। अब आपको नहीं लगता कि ये स्थिति कम हो रही है? आज संवादहीनता घरों में भी देखी जा रही है, मोबाइलिये दौर में घरों में भी संवाद कम हो रहा है और ऐसे ही आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी संवाद की स्थिति कम हो रही है। आपका क्या मानना है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात से मैं सहमत हूँ। स्पेशली थिएटर को लेके, क्योंकि मैं थिएटर करता हूँ और उसको लेकर के, और मैं सिनेमा भी करता हूँ, लेकिन सिनेमा में असल में आपसे जो संवाद है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होता है। तो उसमें उसमें एक एक उसकी जो गति है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी जो भाषा बिल्कुल डिफरेंट है, इन द सेंस कि आप एक फिल्म करते हैं, एक डायरेक्टर के साथ करते हैं, फिर दूसरी फिल्म दूसरे डायरेक्टर के साथ करते हैं, और फिर उनकी अलग टीम्स होती हैं। हम्म। तो वहीं पे शुरू होता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। हम्म। तो उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कहने में मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक थिएटर है, थिएटर को लेकर मैं कहूँ तो वहाँ संवाद की कमी हुई है, वहाँ इंटरैक्शन की कमी हुई है, वहाँ एक दूसरे के काम को देखने की कमी है। तो वो बहुत, और वो असल में वो वो इस समय की भी समस्या है। जो आपने कहा कि घर में लोग पति पत्नी बच्चा बैठे हैं और तीनों अपने मोबाइल पे बिजी हैं। हम्म। संवाद तो तभी हो सकता है जब एक हफ्ते बिजली चली जाए, बैटरियां खत्म हो जाएं, तब आप मजबूर होके। और थिएटर मुझे लगता है कि असल में फाइनली थिएटर ही सरवाइव करेगा, क्योंकि जब आप ऊब जाएंगे अपने सारे रील से, यूट्यूब वीडियोस से, इंस्टाग्राम से, और फिर आपको लगेगा कि अरे किसी से संवाद करना है, जी। कुछ जिंदा लोगों को देखना है, तो आप थिएटर में आएंगे और आप देखेंगे कि अरे जिंदा लोग ऐसे संवाद करते हैं, ऐसे बात करते हैं। क्या तो बात है। बहुत ज़रूरी है। ये जी। जी। इसकी कमी है। और थिएटर में भी जब मैंने शुरुआत की थी, तो जो हमारे गुरु लोग थे, जो दिग्गज लोग थे, चाहे कानन साहब हों, रतन थियम साहब हों, पीएम शाह, मतलब मैं अनगिनत गुरु हैं। उनके बीच में उनका अपना एक फॉर्म था, हर आदमी का अपना एक फॉर्म था, जिसके तहत हम्म। पनिक्कर साहब थे, बंसी दा थे, बंसी कौल थे, अलकनंदन थे, सारे हम्म। लोग जितने भी डायरेक्टर्स थे, उनकी हम्म। अपनी एक भाषा थी, एक शैली बनाई थी उन्होंने सालों साल काम करके। जी।
अब हम नाटक हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम कोई भाषा नहीं हम तय कर पा, क्योंकि जी। भाषा अपने आप में ही खत्म हो रही है। खत्म नहीं हो रही भाषा, जो भाषा थी वो भाषा असल में इतनी तेजी से बदल रही है कि आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। और ये सब भाषाओं पे इसका असर हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, अंग्रेजी में, उर्दू में, किसी भी भाषा में। थोड़ा बहुत रीजनल लैंग्वेजेस फिर भी अपनी अपनी जो पकड़ है वो बनाए हुए हैं, लेकिन जो मेजर भाषाएं हैं उन पे सब पे असर हो रहा है। तो संवादहीनता तो हुई है समाज में, जबरदस्त हुई है। जी। अब उसका क्या समाधान ढूंढा जाए वो तो मुश्किल है, मुझे लगता है कि वो समाज ही तय करेगा। एक नई भाषा आएगी जो हमारी अगली जनरेशन लेके आएगी, क्योंकि आप जो कम्युनिकेशन है वो तो खत्म नहीं हो सकता ना। कम हो सकता है, और कम होना भी एक तरह का दूसरे तरह का कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर आप अभी हम एक दूसरे के बगल में बैठ के एक दूसरे को मैसेज करते हैं, ना कि उससे बात करते हैं, ये भी कमाल होता है। तो विसंगति है। बट ठीक है, ये भी बदलेगा, लेकिन मुझे लगता है थिएटर भी एक डिफरेंट फॉर्म लेकर के आएगा। पर थिएटर की रेलेवेंस जो है ना, मुझे लगता है आने वाले समय में ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग माध्यम है जहाँ पे आप जिंदा लोगों को सामने देख रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हुए, क्योंकि आप घर पे भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। तो वो एक समय होता है जहाँ पर आप 200, 500 लोग, 1000 लोग बैठ करके लोगों को परफॉर्म करते हुए देख, बहुत एक्साइटिंग है। क्या बात है। सर, आपने थिएटर भी किया है, आपने फिल्में भी की हैं और अन्य विधाओं में भी हर तरह से दक्षतापूर्वक कार्य किया है। बहुआयामी आपका व्यक्तित्व है, लेकिन आपका दिल, आपका ज़हन, आपका मन किस विधा में सुकून पाता है? मतलब आर्ट फॉर्म तो एक ही है, लगभग अभिनय ही है सभी में, लेकिन किस जगह आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? मैं थिएटर कहता हूँ, क्योंकि थिएटर जो है ना, मुझे एक तरह का सुकून देता है। शायद एक तरह का कंफर्ट फूड जिसको कहते हैं वो है मेरे लिए। मैंने सिनेमा बहुत लेट, बहुत देरी में डिस्कवर किया, उसको समझा मैंने देरी में, और मैं अभी भी समझ रहा हूँ उस विधा को। और तब मुझे पता चला कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। मुझे थोड़ा मलाल भी हो कि थोड़ा और जल्दी आ जाते तो ज़्यादा समझ जाते, पर हर चीज़ का समय होता है। लेकिन अगर आप मुझे चुनने को कह रही हैं तो थिएटर अभी भी मेरे लिए बहुत प्रिय है। जी, 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 जी। और सर, कभी ऐसा लगा कि जैसे आपने एक, मैंने पहले भी कहा कि संवेदना है, संवेदनशील हृदय है और ठहराव है, और बॉलीवुड की दुनिया भागती-दौड़ती दुनिया है। तो कभी ऐसे ऊब नहीं हुई कि चलो छोड़ते हैं सब, नहीं करना? नहीं, कैसे, क्यों ऊब होगी? बिल्कुल ऊब नहीं है, बहुत एक्साइटिंग दुनिया है, जी। बहुत एक्साइटिंग। आप सोचिए कितने आप इस शहर ने आपको मतलब इस तरह स्वीकार किया है। हुँ, इसने आपको घर दिया है, गाड़ी दी है, रोज़ी-रोटी दी है, मेरा परिवार यहाँ दिया है, मुझे परिवार दिया है। जी, एक मेरा परिवार है, एक लार्जर परिवार है जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जी। थिएटर वर्ल्ड है। हुँ, मुझे 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 जो चाहिए था मुझे जीवन में, इस शहर ने मुझे दिया है। तो मुझे शिकायत तो हो ही नहीं सकती इस शहर से, किसी तरह से शिकायत नहीं हो सकती है। हुँ, और जो भाग-दौड़ है, ये भाग-दौड़ अद्भुत है, अद्भुत भाग-दौड़ है। और हुँ। मुझे लगता है कि हमारा जीवन जिस गति से निकल रहा है, हमें लगता है कि हमको भाग-दौड़ करनी ही पड़ेगी, थोड़ा तेज़ी से काम करना पड़ेगा। जी, आप जितना समय आलस में बिताएँगे, और मैं आलसी हूँ, ये स्वीकार करता हूँ। तो तो उतनी चीज़ें छूटेंगी आपसे, तो थोड़ा-थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा अपने आप को। जी, जी। तो शहर तो अद्भुत है और बहुत हुँ, कमाल का शहर है। मुझे लगता है कि अ, मोहब्बत है, इश्क है इस शहर से। मतलब जी, मुझे बहुत सुंदर शहर लगता है, अपनी तमाम कमियों के बावजूद। जी। ये इतना कमाल का शहर है, इसीलिए लोग आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं। जी, जी, जी। क्या बात है सर। तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि जैसे सुकून और उनकी बातें की हमने, लेकिन थिएटर की बातें की सब तरह से। लेकिन असल में आज जो है, चूँकि हम वैश्वीकरण के दौर में हैं, तो सब सिमट आया है। ऐसे दौर में कहीं न कहीं जो है क्षेत्रीय सिनेमा भी अपनी एक अलग धज और अलग पहचान बना रहा है। आज क्षेत्रीय सिनेमा जिस तरह से उभर कर के आ रहा है,
तो शायद अब उस तरह से अपने शहर, अपने गांव को छोड़ करके जाने वाली जद्दोजहद में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। हम अपने ही क्षेत्र में अपना स्थान बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो क्षेत्रीय सिनेमा का इस होते हुए विस्तार को लेकर के आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है? मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, जी। बहुत ज़रूरी है। हमको जो है ना हम मुझे बहुत ये जो जिसको कहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री एक जगह सिमट जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने हमने क्षेत्रीय सिनेमा पे बहुत ध्यान नहीं दिया है, या हमने उनको और उनको हमने असल में बहुत कुछ हमने रीजनल सिनेमा जो लोगों ने डिस्कवर किया है वो तो हम देख ही रहे थे, लेकिन वो ये लॉकडाउन में बहुत डिस्कवर किया है लोगों ने। पर अब जो है एक एक्साइटिंग चीज़ हो रही है कि लोग अपने रीजन्स में काम कर रहे हैं। चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र तो खैर वो है, हरियाणा में मेरी बैचमेट है यशपाल शर्मा, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है। जी। और वो मतलब वो जो जिस जिस पिछले 3-4 साल से जो लगे हुए हैं, वो जिस तरह से उन्होंने काम किया है। अच्छा, मैंने कभी उनको डायरेक्टर के रूप में देखा ही नहीं, वो तो कमाल के अभिनेता हैं, अद्भुत अभिनेता हैं। और मैंने कहा अरे ये कहाँ था इनके अंदर ये गुण। जी, और वाकई जिस तरह से इतने उन्होंने कमाल। जी। हाँ, तो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से बाकी लोग काम कर रहे हैं, रीजन्स में काम कर रहे हैं। उड़िया सिनेमा में हमारे ड्रामा स्कूल के ही बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ के रीजन से हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। असमिया, अखमिया जो भी आप कह लें, मतलब मेरे उच्चारण में दोष हो सकता है। मणिपुर में फ़िल्में बन रही हैं, असम में फ़िल्में बन रही हैं। साउथ तो खैर अपने आप में बहुत रिच है सिनेमा को लेके। जी। अ, तो ये कमाल की चीज़ है। मध्य प्रदेश में फ़िल्में बन रही हैं, भोजपुरी सिनेमा का अपना हो रहा है। हमको बहुत जज नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड्स को लेकर के। वो अपने अपने कई बार हम कहते हैं अरे यार ये सिनेमा वो दौर आता है, अच्छा बुरा दौर आता है, लेकिन मुझे लगता है काम होते रहना ज़रूरी है। रीजनल क्योंकि वहीं से बहुत कमाल की फ़िल्में निकलेंगी, बहुत ही कमाल की फ़िल्में, बहुत सारी फ़िल्में अभाव में निकलती हैं। क्या बात। क्योंकि आपके पास वो आप बात कहना चाहते हैं, लेकिन आप संसाधन नहीं है आपके पास। लेकिन कहनी तो है, कहानी तो कहनी है। तो लोग उन अभावों में जो सिनेमा बना रहे हैं, कई बार वो 100 करोड़ की फ़िल्म से भी बेहतर सिनेमा बन के निकलता है। तो जी। वो एक अलग है चीज़ है। और मुझे लगता है कि चाहे वो भाषा हो, चाहे संगीत हो, चाहे नाटक हो, उसका विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी है। जी। अ, उनका उनका रीजनल उनकी जो एस्पिरेशन रीजन्स के एस्पिरेशंस है, उनकी तरफ ध्यान देना मुझे लगता है सरकार को उनके लिए बजट्स अलग से तय करने चाहिए। जी। इंडस्ट्रीज़ जो है ना उनको उनको अ, क्षेत्रीय उसमें डिवाइड करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि जी। उनको पास और कल्चर को सपोर्ट करने के लिए सरकार का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि उनके योगदान की ज़रूरत है। कई बार चूँकि आप करना चाहते हो, लेकिन चूँकि मार्केट इतना हावी रहता है आपके ऊपर, तो आप काम नहीं कर पाते, आप उसी वजह से काम नहीं कर पाते। तो जी। ऐसे जी। समय जो काम फ़िल्म्स डिवीज़न ने बहुत खूबी से किया एक एक लंबे समय तक। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। वही उसी के जो हिस्से हैं, जैसे ड्रामा स्कूल ने किया है, जो रीजन्स में ड्रामा स्कूल के ब्रांचेस खुले हैं, चाहे एमपी में हो, चाहे यूपी में, बनारस में हो, चाहे अलग-अलग जगह। तो वो एनरिच करते हैं, वो वहाँ के लोगों को एक नई पौध निकालते हैं, तो वो बहुत जी। ज़रूरी है। क्या बात है सर। और सर, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह चंद शब्दों में अगर मिले हमारे फेस्टिवल को तो हमारे लिए बेशकीमती की बात होगी। मतलब आशीर्वाद तो देने के लिए मैं मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ स्नेह है मेरा, जी। और मुझे लगता है ये बहुत कमाल का प्रयास है। और ये 4 साल की यात्रा तो अभी जिसको कहते हैं कि अभी शुरुआत ही की है। जी। लेकिन जिस जिस जोश में चल रहा है ये बहुत आगे जाएगा, बहुत खूबसूरती से और हर साल इसका विस्तार बड़ा होता जा रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। और ये आई थिंक मेरी शुभकामनाएँ हैं
पूरी जी। टीम। जी, बहुत शुक्रिया सर। और हमारे तमाम दर्शक साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे थे, मेरे पास मैसेजेस भी आए, चूँकि ये रिकॉर्डेड है, हम बाद में चलाएँगे, लेकिन मैसेजेस आए कि उनसे ज़रूर पूछिएगा। हमें उनके कुछ अलग-अलग किरदारों के शेड्स का इंतज़ार है, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शक। मेरी याददाश्त बहुत ख़राब है, तो मुझे तो अभी रिसेंटली एक द ग्रेट इंडियन फैमिली आई है और आने वाली है मिशन रानीगंज एक जी, फ़िल्म जी। है, फिर टाइगर आएगी, 3 हुँ, आएगी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जी। मुझे पूछा जाता है सवाल तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता क्योंकि मुझे उस समय याद ही नहीं आता है कुछ। तो बस ये फ़िलहाल तो यही दिमाग में आ रहा है। जी। जी, जी। सर मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी थी, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ। और ये मैं चूँकि थोड़ा बहुत लेखन के क्षेत्र से जुड़ी हूँ सर, कवि सम्मेलन, मुशायरों में जाना होता है, तो मैंने ज़्यादातर जितने भी शायर हैं या कवि हैं, सबको देखा है कि वो अक्सर भूल जाते हैं। और वो जो अक्सर भूलना है वो गैर ज़रूरी, मतलब बहुत इतना ज़रूरी वाला मामला नहीं होता, क्योंकि हम अपने ही ख्वाबो-ख़यालों की दुनिया में होते हैं, एक अलग तरह का ज़ोन साथ में लेकर के शायद चलते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी थी और भूलना भी अच्छा होता है सर। नहीं, वो है, लेकिन मैं इसको बहुत रोमांटिसाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अक्सर अपने आप को एम्बैरेसमेंट में डालता रहता हूँ क्योंकि मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें भूल जाता हूँ कि जो नहीं भूलनी चाहिए। सौभाग्य से पंक्तियाँ याद रहती हैं, लाइन्स याद रहती हैं क्या नाटकों बात की और सिनेमा की, तो वही वही वहाँ बचा हुआ हूँ। जी, बाकी बहुत बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ये होता है जी। सर, कलाकारों के साथ अक्सर होता है ऐसा। कई बार चेहरे भी सामने होते हैं, नाम नहीं ध्यान आते, इस तरह की स्थितियाँ भी बनती हैं। लेकिन सर आज आपसे जो बातचीत हुई है ना, सच में कहते हैं कि एक तृप्ति का सा एहसास हो रहा है, एक बहुत सार्थक संवाद आपके साथ, बहुत सार्थक बातचीत और इतना कुछ जानने और सीखने को मिला है, यकीनन ये हमारा सौभाग्य है। तहे दिल से शुक्रिया सर, इतना बेशकीमती समय आपने हमें दिया और इतनी सारी बातें आपने साझा की, मैं हृदय से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, मुझे याद अरे! करने के लिए, याद रखने के लिए एंड थैंक यू सो मच। और बहुत खूबसूरत सवाल पूछे आपने। शुक्रिया। जवाब कितना दे पाए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कमाल मज़ा के आया। जवाब सर, कमाल। और ऐसा लग रहा था सर बस आपको सुनते चलें, सुनते चलें। हालाँकि आप कह रहे हैं कि मैं भूल जाता हूँ, लेकिन कोई अगर कविता की पंक्तियाँ किसी किन्हीं की भी अगर आप अभी इस समय याद हों और सुनाना चाहें तो मैं सर। मुझे मुझे नहीं याद है और मुझे मुझे जो याद है वो खुद मैं बोलते-बोलते थक चुका हूँ। मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं उस वो जब मुझे मेरे दिमाग में आती हैं, मुझे रोकना पड़ता है अपने आप को कि ये मैं कितने ही सालों से मैं यही 3 पंक्तियाँ दोहरा रहा हूँ, कुछ नया नहीं आया मेरे तो या लेकिन हमारा सौभाग्य होगा सर अगर वो 3 पंक्तियाँ हमारे मंच से आप सुना दें तो। पता नहीं मैं क्या देखिए जी, इरशाद। नहीं, नहीं, मुझे मैं तो सोच ही रहा हूँ अभी तक। क्या बात है सर। गायकी का शौक है सर आपको? अरे नहीं, मैं बेसुरा नहीं, असुर हूँ मैं, गायक। मतलब मेरा बच्चा मुझे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया, बेचारा छोटा था और मैंने सोचा मैं उसको सारेगामा सुनाता हूँ और वो रोने लगे जैसे ही सुनाऊँ और वो आज तक तो ये कमी खलती है कि मैं बेसुरा हूँ। लेकिन लेकिन कोशिश कर हारमोनियम ला के रखा है, उम्मीद है क्या कभी बात वो क्या चालू बात होगा, कभी सा लग पाएगा। लगेगा सर ज़रूर। जी, वो जी। पंक्तियाँ लगी सर। अरे नहीं, मैं बहुत एम्बैरेस फील करता हूँ। फिर कभी, कभी मंच पे होगा, कभी ऐसा मौका होगा। हम जी। मुझे लाइन्स दे दी जाती है तो मैं बोल लेता हूँ, वही शुक्र है सीरियसली या चलिए सर कोई बात नहीं, कुछ आगे के लिए छोड़ते हैं, अगली बार जब मुलाकात होगी तो कुछ आगे बिल्कुल मैं हम। कुछ नई नई पंक्तियाँ याद करके आऊँगा जो मुझे भी एक्साइट करें। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर हमें इंतज़ार रहेगा और बहुत-बहुत शुक्रिया इतना बेशकीमती समय हम स्वीकारते हैं इस बात को आप बहुत व्यस्त थे लेकिन फिर भी आपने हमारे अनुरोध को स्वीकारा, आप आए, इतनी अच्छी बातचीत हमसे की, तहे दिल से शुक्रिया सर। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू। थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।
तो दोस्तों आज हमने मुलाकात की कमाल के व्यक्तित्व, लाजवाब शख्सियत, अद्भुत अभिनेता आदरणीय कुमुद मिश्रा जी से। वाकई कहते हैं कि बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं होते, और जिंदगी भर का संघर्ष झेल करके जो स्थिरता, जो ठहराव और बातों में जो गहराई है ना, ये यूं ही नहीं आ जाया करती है। बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, और आप लोगों को भी निश्चित तौर पर बहुत आनंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। और दोस्तों चलते चलते एक बार फिर से याद दिला दूं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये चौथा साल है। समय नजदीक आ गया है, दिसंबर में कार्यक्रम होना है। तो अपनी एंट्रीज जल्द से जल्द हमें भेज दीजिए। आप चाहे शॉर्ट मूवीज बनाते हो, फीचर फिल्में बनाते हो, वेब सीरीज बनाते हो, म्यूजिक वीडियोस बनाते हो, या फिर आप लिखते हो सिनेमा पर पुस्तकें, तो आप अपनी एंट्रीज जो है हमें भेज सकते हैं। और एंट्रीज भेजने के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट www.bifmumbai.com पर भेज सकते हैं, WFCN पर भेज सकते हैं, या फिल्म फ्रीवे के माध्यम से हमें अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि आप स्पॉन्सर्स के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहल फाउंडेशन, यश विद्या फिल्म्स, अनहद स्टूडियो और WFCN फिल्म फ्रीवे, ये सब हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, तो आप भी हो सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, चूकिए मत, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा हाथ में रहता है। आज की मुलाकात बस इतनी, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।